ओके, यहाँ पे देखो, अभी हम हीट ट्रांसफर की बात करेंगे, ठीक है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। ऑब्वियसली आपने देखा कि जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तब तक ही एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर may take place by any of the following modes। पहला मोड आपका क्या है? कंडक्शन। द प्रोसेस इन विच द मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट by molecular action and energy is passed from one particle to another is called conduction। It is predominant in solids। जैसे आप देखोगे, आपने कोई सॉलिड ले लिया, अगर ये गुड कंडक्टर हुआ, अगर आपने हीट इस तरफ दिया तो ये वाला भी गर्म हो जाएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द मटेरियल टेक्स एन एक्टिव पार्ट बाय मॉलिक्यूलर एक्शन एंड एनर्जी इज पास फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। तो यहाँ पे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। इट इज प्रीडोमिनेंट इन सॉलिड्स, ठीक है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को समझ लो, देखो कैसा होता है। समझ लो ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। लिक्विड को जब आप हीट करोगे या किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो तो वो क्या होता है? एक्सपैंड होता है। ओके, सबसे ज्यादा तो समझ लो यहाँ इस लेवल तक लिक्विड है, सबसे ज्यादा हीट इस रीजन को मिल रहा है कि नहीं? इस रीजन को कंपैरेटिवली कम हीट मिल रहा है ना। ओके, जब हीट इस रीजन पे आ रहा है तो इसका क्या होगा? इसका वॉल्यूम ज्यादा एक्सपैंड होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है तो डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ये वाला जो लेवल है इसका डेंसिटी गिरेगा। तो जब किसी चीज की डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा भारी है वो नीचे आएगी, ठीक है। मतलब इसका ऊपर वाला लेवल नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसा प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपका हीटिंग चालू हो जाएगा इस तरह से भाई साहब, जो ये सबसे नीचे वाला लेवल था ये धीरे 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 ऊपर तक पहुंच जाएगा और एक एक करके ये लेवल्स नीचे आते जाएंगे। फिर से ये चालू होगा, जैसे जैसे हीट होगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डेंसिटी ड्रॉप होगा, लाइटर मटेरियल ऊपर जाएगा, हेवियर डेंसिटी नीचे आएगा। ऐसा सर्कुलेशन चालू ही रहेगा। जब तक आप प्रोसेस हीट का चालू रखेंगे तब तक आपको इस तरीके का प्रोसेस दिखेगा। यू विल सी दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। एंड दिस इज प्राइमरली अकरिंग ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस। डेंसिटी में भाई साहब लोअर हो रही है। इसी करंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। आपने अगर कभी एक ट्रांसपेरेंट फ्लास्क में किसी चीज को हीट किया रहेगा तो आपको ऐसे बुदबुदे दिखेंगे ऊपर जाते हुए। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपके लेवल जो है तो कंटिन्यूसली कन्वेक्शन करंट डेवलप हो। कन्वेक्शन करंट का एक और एग्जांपल हमारा, जैसे समझ लो ये आपका लैंड है और ये आपका सी है। ये आपका लैंड है और ये आपका सी है, ठीक है। इसमें भाई साहब क्या हो रहा है? तो लेट्स से कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे सन का हीट आता है सुबह, मतलब दिन के टाइम पे ये ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। ये ज्यादा गर्म रहता है तो इसके ऊपर जो एयर है वो क्या हो जाएगा? हीटेड अप हो जाएगा। उसकी डेंसिटी गिर जाएगी तो वो ऊपर चला गया। जैसे ही वो ऊपर चला गया तो यहाँ पे एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इससे क्या होगा भाई साहब? इसके ऊपर जो एयर है वो इसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? देयर विल बी अ कांस्टेंट कूल ब्रीज दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपेंस? द रिवर्स हैपेंस। यहाँ पे नाइट में ये ज्यादा जल्दी ठंडा हो गया, ये उतनी जल्दी ठंडा नहीं हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से भाई साहब ये हवा अभी इधर से इधर जाएगी। तो देयर इज अ कांस्टेंट एक्सचेंज एंड दिस इज आल्सो ड्यू टू कन्वेक्शन करंट। ये भी कन्वेक्शन करंट की वजह से होता है। तो ये जो करंट सेटअप हो रहा है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, ठीक है। ओके, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी by actual motion of particles of medium from one place to another is called as convection। it is predominant in liquids and gases। convection current आपका जो होता है वो predominant या ज्यादा करके किस में होता है? liquids and gases में। conduction जो फॉर्म है वो आपका ज्यादा करके किस में मिलेगा? solids में, ठीक है। quickest way of transmission of heat is known as radiation। ये भाई साहब रेडिएशन होता है। in this mode energy transmission heat is transferred from one place to another without affecting the intervening medium, ठीक है। तो एक जगह से दूसरी जगह पे हीट जा रहा है, इंटरवीनिंग मीडियम में कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। क्विकेस्ट वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज रेडिएशन। एनर्जी ट्रांसमिशन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अफेक्टिंग द इंटरवीनिंग मीडियम। जो बीच में मीडियम है वो इंपैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हीट।
Okay, so radiation is the quickest way of transmission of heat. Okay, in this mode of energy transmission, heat is transferred from one place to another without affecting the intervening medium. ठीक है, okay. इसको थर्ड वाला स्विच दे दो ना, थर्ड वाला स्विच 1 2 3 हाँ, थैंक यू. Conduction, it is the process of heat transfer in which heat is transferred from one particle to another particle without dislocation of particle from their equilibrium position. ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल का डिसलोकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ हीट जो है तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, नॉट द डिसलोकेशन ऑफ पार्टिकल. समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ये अपना ठीक है. सो हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू द कोल्ड एंड, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सिंपली ऑसिलेट बट डू नॉट लीव देयर प्लेस. तो ये जो पार्टिकल्स है मीडियम के, ये ऑसिलेट करेंगे बट दे विल नॉट गेट कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. ठीक है, ये एनर्जी गेन करेंगे और ये ऑसिलेट करना चालू करेंगे. मीडियम इज नेसेसरी फॉर कंडक्शन. कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, वेयर इन द एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर. हाँ हाँ, वहां करो ना उसमें. क्या बोले? अरे यार बार बार ये क्यों घूम रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन इज अ प्रोसेस विच इज पॉसिबल इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर. सारे स्टेट्स ऑफ मैटर में कंडक्शन आपका पॉसिबल है. ठीक है, कंडक्शन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो किसका मुंह? ठीक है, कंडक्शन इट इज अ स्लो प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस है. इन सॉलिड्स मेजरली कंडक्शन टेक्स प्लेस. ज्यादा करके सॉलिड्स में किस टाइप का प्रोसेस होता है? कंडक्शन का प्रोसेस होता है. ठीक है, इन सॉलिड्स मेजरली कंडक्शन टेक्स प्लेस. ठीक है, ओके ओके ओके. ओके, अगर हमने किसी रॉड को हीट किया, ठीक है, इफ वी हैपन टू हीट अ रॉड, सो व्हाट विल हैपन? यहाँ पे एक टेम्परेचर T1 है और यहाँ पे एक टेम्परेचर T2 है. नाउ ऑब्वियसली टेम्परेचर T1 इज, और यार क्यों घूम रहा है बार बार ये पेपर? ठीक है, सो लेट वी हीट अ रॉड फ्रॉम इट्स वन एंड एज शोन. व्हेन वी कंटिन्यू हीट अप its one end, then slowly other parts also become hot as time passes. Finally, all parts of the rod absorb heat and after some time no heat is absorbed by any part. This is explained under two stages. ठीक है, अभी इसके बाद कोई भी हीट अब्सॉर्ब नहीं होगा. तो जैसे हमको सोचिए, यहाँ पे ये आपका टेम्परेचर T1 है, ये आपका टेम्परेचर T2 है. ना ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर T1 आपके T2 से जीरो है. ठीक है, ओके. When we continue heat up its one end, then slowly other parts also become hot as time passes. Firstly, all parts of rod absorb heat, and after some time, no heat is absorbed by any part. तो कोई भी पार्ट जो है तो हीट अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है. दिस इज एक्सप्लेन इन टू स्टेट्स. जैसे एक होता है आपका वेरिएबल स्टेट. इन दिस स्टेट टेम्परेचर ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द रॉड इंक्रीजेस विद टाइम. तो हर एक पार्ट जो है रॉड का वो इंक्रीज हो रहा है विद टाइम. ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेरिएबल स्टेट कम्स व्हेन नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय एनी पार्ट. ठीक है, कोई भी हीट भाई साहब अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है किसी भी पार्ट से. सो द टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट इज कांस्टेंट एंड डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर एंड. ठीक है, अभी जैसे समझो एक रेक्टेंगुलर मेटालिक कंडक्टर है विद इट्स टू फेसेस एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये इसका एक फेस है which is at 100 degree centigrade and this is another phase which is at 0 degree centigrade. ठीक है, when the steady state heat transfer is achieved, the temperatures of cross sections कौन कौन से A, B, C, D become constant with time. The same amount of heat flows through all of them. Same amount of heat is basically flowing. तो आप देखो यहाँ पे temperature at A obviously will be greater than temperature at B, will be greater than temperature at C and finally 0 degree centigrade. But the same amount of heat is flowing through all these. ठीक है, so in steady state each point has different temperature but it remains constant. देखो इस चीज का मतलब समझो. इसका मतलब क्या है कि समझ लो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है. ठीक है, ये आपका भाई साहब लेट से 80 है, ये आपका लेट से सॉरी समझ लो भाई साहब ये
चलिए 80, ये हो गया लेट्स से 50, ये हो गया लेट्स से 30, ऐसा है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली हीट दिए जा रहे हैं, इसके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 20 का। अगर ये 120 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसके और इसमें कितने का डिफरेंस है, 30 का, तो इसमें भी कितने का डिफरेंस होगा, दिस विल बिकम 70। इसके और इसमें कितना डिफरेंस है भाई साहब, ठीक है 20 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई साहब 50। और इसका और इसमें कितने का डिफरेंस है भाई साहब 30 का, तो ये आपका 20 तक आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि बिटवीन टू सक्सेसिव लेवल्स दिस विल बी सेम, टेम्परेचर सबका बढ़ेगा लेकिन अमाउंट ऑफ हीट सेम रह जाएगा, ठीक है। सो अ रेक्टेंगुलर इन स्टेडी स्टेट ईच पॉइंट है डिफरेंट टेम्परेचर बट इट रिमेन्स कांस्टेंट। ये टेम्परेचर सेम अलग अलग रहेगा बट ये कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। ओके, फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट करंट, थर्मल, तो ये आपका भाई साहब रेट ऑफ हीट फ्लो जिसको हम dq बाई dt बोलते हैं, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कहीं पे वी नो इट बाई रेट ऑफ हीट फ्लो, एट सम प्लेसेस वी नो इट बाई हीट करंट, एट सम प्लेसेस वी नो इट बाई थर्मल करंट। अंडरस्टैंड दिस पीपल, दिस इज T1 एंड दिस इज T2। लेट्स से हमने एक स्मॉल अमाउंट dx लिया हुआ है, इसका एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल अमाउंट dx इस कंडक्टर का लिया हुआ है। ये कंडक्टर का पूरा लेंथ कितना है भाई साहब L, ठीक है। और लेट्स से ये आपका टेम्परेचर हमने माना है, तो ये आपका टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे लेट्स से d T माइनस dt है, ठीक है। ओके, इन द गिवन डायग्राम इन स्टेडी स्टेट द हीट फ्लोज टू द रॉड इज कांस्टेंट, तो हीट फ्लो जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। द रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt डिपेंड्स अपॉन किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इट विल डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, कितना उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। Rate of change of temperature with distance, that is minus dt by dx, this is known as temperature gradient, ठीक है। ओके, तो IT आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, IT will be dq by dt that is directly proportional to A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, IT की वैल्यू क्या हो जाएगी dq by dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, IT की वैल्यू क्या हो गई dq by dt that is directly proportional to minus dt by dx। On combining the relations आपका IT का वैल्यू क्या हो गया dq by dt which is proportional to A minus dt by dx, तो dq by dt हो गया आपका minus ka dt by dx, ठीक है। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। इफ वी टेक द होल लेंथ ऑफ द रॉड, रेट ऑफ हीट फ्लो, तो आपका रेट ऑफ हीट फ्लो IT, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी dq by dt इज इक्वल टू ka by l T1 माइनस T2। यहाँ पे A क्या हो गया भाई साहब, आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड। ये L आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड। ये हो गया आपका टेम्परेचर T1 एंड T2। लेट्स से यहाँ पे इस एंड पे टेम्परेचर T1 है, इस एंड पे टेम्परेचर T2 है। एंड व्हाट इज K, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी। Temperature K is basically coefficient of conductivity. If we take the whole length of the rod, rate of heat flow will be equal to dq by dt, that is Ka by L T1 minus T2, Ka by L T1 minus T2। K की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी A क्रॉस सेक्शन, L इज लेंथ ऑफ द रॉड T1 माइनस T2, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं भाई साहब इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट मतलब आपका क्या हो गया है, हीट फ्लो जब आपका कांस्टेंट हो गया है, हीट फ्लो आपका क्या हो गया भाई साहब, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट। थर्मल कंडक्टिविटी आपका IT, ठीक है, ये IT मतलब आपका रेट ऑफ हीट फ्लो दैट इज Q by T विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, ये हो गया डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड दिस इज थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ये हो गया आपका कंडक्शन का फोरियर्स लॉ। One face of an aluminium cube of edge 2 meter is maintained at 100 degree centigrade and the other end is maintained at 0 degree centigrade. All other surfaces are covered by adiabatic walls. अभी adiabatic मतलब क्या होता है, what is adiabatic बच्चा बाटी, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। क्या एडियाबैटिक मतलब कोई आपका हीट लॉस नहीं हो रहा है। आपने जैसे ये तो ऐसे एक फालतू थर्मस है, ठीक है, लेकिन जनरली जो अच्छे थर्मस होते हैं, जैसे उसमें चाय क्यों गर्म रहती है या कॉफी क्यों गर्म रहता है या गर्म पानी क्यों गर्म रहता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, देयर इज नो हीट लॉस, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली एन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है भाई साहब, एक क्यूब है, ठीक है, ऑफ एज 2 मीटर,
ठीक है, क्यूब है बेसिकली, एल्यूमिनियम क्यूब, दिस इज बेसिकली अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब, इसका एज कितना है, 2 मीटर का है, इज मेंटेन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वन एंड इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अदर एंड इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एक एंड हो गया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अदर एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑल अदर सर्फेसेस आर कवर्ड बाय एडियाबैटिक वॉल्स, बाकी सारे को हमने किसमें कवर कर दिया है, एडियाबैटिक वॉल से, मतलब यहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ हीट इधर से नहीं होगा, जो भी हीट होगा यहां से यहां जाएगा, लेकिन यहां से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक वॉल्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग टू द क्यूब इन 5 सेकंड्स, थर्मल कंडक्टिविटी भाई साहब आपका एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, कितना हीट फ्लो होगा, ठीक है, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग, तो अपने को मालूम है भाई साहब क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई टी, है ना, दैट इज इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, ठीक है, ये अभी अभी हमने पढ़ा भाई साहब, तो अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, तो ये आपको दिया हुआ है, आपका के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, तो इस टी को इधर कर लो, द अमाउंट ऑफ हीट विल बी हाउ मच, क्यू विल बी इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन एल इंटू टी, ठीक है, के की वैल्यू डाल दीजिए भाई साहब, यहाँ पे के की वैल्यू हो गई कितनी भाई साहब, 209, 209, ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया आपका, 4 मीटर का स्क्वायर, ठीक है, T1 माइनस टी टू दैट इज 100, ठीक है, अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहाँ पे 2, कह रहे भाई साहब, ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका 2, और यार, अच्छा यहाँ पे ये भी है ना आपका T1 माइनस टी टू, ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 4, ओके, हाँ हाँ, टाइम 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 सॉरी, ये टाइम भी तो मल्टीप्लीकेशन था, तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 5, तो 2 5 हो गया 10, 10 इंटू 1000 हो गया भाई साहब 10 रेज टू 3, और ये हो गया 209, तो ये हो जाएगा आपका 209 किलो जूल्स ऑफ हीट, मेकिंग सेंस, ठीक है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड फोरियर्स लॉ, फोरियर्स लॉ के हिसाब से आपका आई टी दैट इज रेट ऑफ हीट फ्लो, दैट इज डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के विच इज थर्मल कंडक्टिविटी ए थीटा वन माइनस थीटा टू और T1 minus T2 upon L, ठीक है, are we clear on this one people, okay okay okay, explain why a brass tumbler feels much colder than a wood tray on a chilly day, ठीक है, ये ज्यादा कोल्ड क्यों फील होता है, ब्रास आपका मेटल से बना हुआ है वैसा अलॉय है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज हाई, जैसे आप उसको टच करेंगे वो आपके बॉडी से हीट खींचेगा, ठीक है, इसीलिए आपको कोल्ड लगेगा, ठीक है, ब्रास इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो व्हेन अ ब्रास टम्बलर इज टच्ड, ठीक है, हीट क्विकली फ्लोज फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी टू द टम्बलर, ठीक है, इसीलिए आप देखोगे, आपने तो ठंडे को अनुभव नहीं किया है, ठीक है, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस विंटर क्लाइमेट्स, आप लोगों का हो गया, याद करके हो गया है, याद करके हो गया है, हो गया कि नहीं याद करके, मैं रोज ऐसा याद करवाऊंगा यहाँ पे क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, हो गया है तो जाइए, इसको मैं कल तो जरूर करूंगा, इसको अपन फिर कल साइंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है, जाइए, आपके यहाँ पे कॉल करना है, आपके पास फोन है, तुम कितनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी कैसे आ गई, नहीं नहीं नहीं,
ओके ओके। हाँ 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 हाँ, ये नंबर। ओके। सची। थैंक यू। ओके। तो ब्रास टम्बलर आपका कोल्ड क्यों लगता है? क्योंकि मेटल की कोई भी चीज, यहाँ पे तो आप ठंडी को ज्यादा फील नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में नॉर्थ वगैरह में जाएंगे ना, मेटल पे आप बैठ ही नहीं सकते ठंडी के टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ठंडा हो जाता है और आपके बॉडी से पूरा हीट वो खींचेगा, ठीक है। सो व्हेन इट, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है। भाई आप किसी दीवार के सरफेस को टच कीजिए और किसी मेटल को टच कीजिए, आप देखेंगे मेटल विल फील कोल्डर। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू टच द मेटल, it will withdraw the heat. It is a good conductor of heat, so it will withdraw the heat from your body towards itself. Because it is withdrawing the heat from that portion of your body to which you are touching, you are losing heat from that portion, that because of which you will feel the cold. Okay. So when flows from the human body to the tumbler, consequently the tumbler appears colder. On the other hand, wood is a bad conductor, so heat does not flow from the human body to the wooden tray in this case, thus it appears comparatively hotter. ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके। दिस इज बिकॉज टू लेयर्स ऑफ क्लोथ ऑफ इक्वल थिकनेस। आपका देखो फर्नीचर वगैरह कैसे बनते हैं? वुड से बनते हैं, ठीक है। आप मेटल के फर्नीचर हाँ होंगे, लेकिन वहां पे आप परमानेंटली सो नहीं सकते, ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है, बट परमानेंटली सो नहीं सकते, ठीक है। Two layers of cloth of equal thickness provide warmer covering than a single layer of cloth of double thickness. आपने दो चादर लिया, उसमें ज्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है, देन अ सिंगल लेयर। व्हाई? बिकॉज एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में एयर है, विच इज बेसिकली एन इंसुलेटर। एयर आपका इंसुलेटर है। आपको क्या लगता है कि आप जब वो कंबल बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? रुई। तो उससे गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसके अंदर ही अंदर सब एयर ट्रैप है और एयर एक इंसुलेटर है, ठीक है, एयर इज एन इंसुलेटर, ठीक है। दिस इज बिकॉज द टू थिन क्लोज enclose a layer of air between them. Since air is a bad conductor of heat, therefore the conduction of heat is prevent. आपने ये देखा है ना, कंबल देखा है ना, कंबल नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो रुई से बनता है, मोटा मोटा रहता है, गद्दे टाइप का होता है, तो वो उसको अगर आप ओढ़ेंगे तो आपको ठंडी क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो रुई से बना होता है, रुई में एयर गैप्स होते हैं। ये एयर गैप्स बेसिकली आर एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है? बाहर का हीट नहीं आ रहा है, आपके बॉडी का हीट बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको ठंडी या गर्मी आपकी वजह से ही लगती है। आपको जब मतलब जब जैसे समझ लो अभी आप फैन के नीचे बैठे हुए, आपको ठंडी इसलिए रहेगी क्योंकि आपके जो बॉडी के पसीने वो सूख रहे हैं, दैट इज प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग। और आपको गर्मी, जैसे अगर आप समझ लो ये कंबल ओढ़कर आप बैठे हुए हैं, तो आपके बॉडी से हीट बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। बिकॉज मड हाउसेज आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। आपका देखो मड हाउसेज आर कोल्डर इन समर एंड वार्मर, ठीक है, क्योंकि मड हाउसेज बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मड से बने हुए हैं। In winter, birds sit with their wings spread out because air is trapped within their wings. And since air is a bad conductor of heat, therefore conduction of heat is prevented. तो spread out करके वो बैठते हैं, ठीक है। Woolen clothes are warmer than cotton clothes. This is because woolen contains air in its pores. Woolen clothes में आपके एयर होते हैं, वुल के अंदर वैसा खोखला होता है, उसमें एयर होता है, ठीक है, और एयर एक बैड कंडक्टर है, आपके शरीर के हीट को वो बाहर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। Air is a bad conductor of heat. In fact, wool is also a bad conductor of heat. So both the air and wool do not permit heat to be conducted away from. So woolen clothes are warm. क्या ये समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। The ratio of diameters of two metallic rods of same material is 4:1. ठीक है? And their lengths are in the ratio of 2. If the temperature difference between them are equal, the rate of flow of heat in them will be in the ratio. अभी आपका देखो rate of flow of heat क्या होता है? IT, ठीक है, is equal to dq by dt, and this is equal to what? K a theta 1 minus theta 2 upon L, ठीक है। रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ टू मेटालिक rods of same material is 4:1 डायमीटर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें भाई साहब, तो यहाँ पे आपका dq by dt अगर हम करना चाहें, ठीक है, तो dq by dt बेसिकली क्या हो जाएगा? आपका हीट, ठीक है। तो हीट विल बी इक्वल टू dq by dt, ठीक है, रेट ऑफ हीट फ्लो। हीट अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो लेट्स से हमने इसको h लिया, तो अगर हम यहाँ पे करते हैं भाई साहब r², तो अगर अपन ने किया भाई साहब h1/h2, लेट्स से हमने यहाँ पे h लिया इसको dq by dt को, ठीक है, तो h1/h2 क्योंकि सेम मटेरियल है तो k कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, रेशियो ऑफ डायमीटर्स, तो इसका मतलब भाई साहब आपका d1/d2, द रेशियो ऑफ डायमीटर्स इज, दिया तो
वो सप्लीमेंट नहीं है, मतलब रफ है। हाँ ठीक है। ओके, तो d1/d2 कितना हो गया भाई साहब आपका 4:1। क्या ये समझ में आ रहा है? तो r1/r2 कितना हो जाएगा भाई, सेम 4:1 की नहीं है ना भाई साहब? d1/2 d2/2 एक ही बात हो गई, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो r1/r2 हो गया। तो r1/r2 कितना हो गया भाई साहब 4:1। अभी भाई r1/r2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16:1। यहाँ पे पाई r1/r2 कर दो भाई साहब, क्या है ठीक है, तो ये भी 16:1 होगा। मतलब a1/a2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16:1। क्लियर है? तो h1 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी कितनी a1 और ये हो गया a2, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है डेल्टा थीटा। ठीक है, एंड द लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या L2/L1 है कि नहीं भाई, L2/L1 होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर पोर्शन में L2/L1। अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ है L1/L2 की वैल्यू भाई साहब कितनी है, एंड देयर यहाँ पे गलत किया है भाई साहब, L2/L1 को 2 ले लिया है लोगों ने, एंड द लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 2। ठीक है, चलिए मतलब अगर L2/L1 लिया हुआ है यहाँ पे तो ये 2:1। ठीक है, A1/A2 फिर भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, हाँ 2:1 है, अच्छा ठीक है। हाँ लेकिन यहाँ पे L1/L2 होगा ना, खैर यहाँ पे R1/R2 भाई साहब कितना हो गया आपका 16। ठीक है, और ये L1/L2 हो गया। ओके, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम आर इक्वल, मतलब ये वाला पोर्शन आपका इक्वल एंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इज द सेम। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा A1/A2, तो इसका भाई साहब हो गया A1/A2 दैट इज 16/1 इंटू 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 हो गया भाई साहब 2, तो ये हो गया आपका 32:1। क्या ये समझ में आ रहा है 32:1 rate of heat of flow? Okay, one end of a brass rod 2 meter long and having 1 centimeter radius is maintained at 250 degree centigrade when a steady state is reached। ठीक है, 4 years law आप यहाँ पे लगा सकते हैं जब steady state हो जाता है। The rate of heat flow across any cross section is this much, what is the temperature at the other end? ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे Q/T की वैल्यू कितनी है 0.5 कैलोरीज पर सेकेंड, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 सेंटीमीटर, एरिया भाई साहब आपका कितना हो गया पाई आर का स्क्वायर दैट इज 3.142 इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना 3.142 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, लेंथ ऑफ द रॉड आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द रॉड अगर आपको दिया हुआ है भाई साहब एल, क्योंकि देखो कैलोरीज पे आ गया तो लेट से हम यहाँ पे सब कुछ सीजीएस में ही ले लेते हैं, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर लॉन्ग, तो ये हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, वन एंड इज एट 250, तो यहाँ पे देखो सारे जो यूनिट्स है ना के की यूनिट 0.26 कैलोरीज पर सेकंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट द अदर एंड, तो आपको यहाँ पे पूछा है देखो Q/T इज इक्वल टू KA/L T1 माइनस T2। ठीक है, ओके, वन एंड ऑफ अ ब्रास रॉड, तो ये हो गया आपका भाई साहब 250 माइनस लेट से हमने T2 लिख दिया यहाँ पे, K की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.26, और यहाँ पे आपने इसका कैलकुलेट किया कितना आया भाई साहब 3.142 अपॉन L, L की वैल्यू भाई साहब सेंटीमीटर में कितनी है 200। ठीक है, सेंटीमीटर में है भाई साहब आपका 200। ठीक है, ओके, और क्या है भाई साहब आपका Q, Q की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है वन एंड ऑफ अ ब्रास और 2 मीटर इज मेंटेन एट 250 मिनट स्टेडी करंट इज रेट ऑफ फ्लो, तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लो मतलब Q/T की वैल्यू दी हुई है कितनी है 0.5। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहां से लगा लो भाई साहब 250 माइनस T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 इंटू 200 बाई 0.26 इंटू 3.142। ठीक है, ओके ओके ओके, तो इसको करेंगे तो अपना क्या आंसर आया भाई साहब 122.4। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्वल टू 250 माइनस T2, तो आपका T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 माइनस 122.4 दैट इज हाउ मच 127.6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पार्ट? थर्मल कंडक्टिविटी, इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू कंडक्ट हीट थ्रू इट। ठीक है, कितना हीट वो कंडक्ट कर सकता है दैट इज द मेजर।
substances that are good thermal conductors have large thermal conductivity values, whereas good thermal insulators have low conductivity values. तो thermal insulators मतलब जिसमें से आपका हीट कंडक्ट नहीं होगा, तो इनकी कंडक्टिविटी वैल्यूज लेस हो जाएंगी. It depends upon the nature of the material. Order of thermal conductivity. Silver is a good conductor. Good conductor both for heat and electricity. Then copper, then gold, then aluminium. K for Ag is maximum. That is 410 watts per millikelvin. And for ferron, you get 12. This is this. For an ideal or perfect conductor of heat, the value of K will be equal to infinity. मतलब maximum हो जानी चाहिए. ठीक है. For an ideal or perfect bad conductor or insulator, the value of K will be equal to 0. तो K की वैल्यू आइडियली 0 हो जाएगी. ठीक है. एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? वॉट्स. देखो वॉट्स कैसे आ रहा है? वॉट्स पर मीटर मिली केल्विन है बेसिकली. ठीक है. तो आपका यहाँ पे पर मीटर और ये केल्विन. तो वॉट मतलब हो गया आपका जूल्स पर सेकेंड. ठीक है. देखो यहाँ पे आपका K का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका एक Q बाई टी इज इक्वल टू K A डेल्टा टी बाई K A डेल्टा टी बाई L है कि नहीं? तो आपका यहाँ पे K का वैल्यू निकालना है. तो Q बाई टी इंटू L बाई A डेल्टा टी इज इक्वल टू K. तो ये आपका जूल्स में आ गया, जूल्स पर सेकेंड. ये हो गया भाई साहब वॉट्स. ठीक है. इंटू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये है मीटर में और ये मीटर स्क्वायर में, और ये आपका भाई साहब क्या है? केल्विन में. ठीक है. तो ये आपका है केल्विन में. तो ये और ये कैंसिल हो गया. जूल्स पर सेकेंड जिसको अपन वॉट्स लिख सकते हैं, वॉट्स पर मीटर पर केल्विन. ठीक है. ये हो जाएगा आपका K का यूनिट, वॉट्स पर मीटर केल्विन. ठीक है. वॉट्स पर मीटर केल्विन जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? वॉट्स की जगह पर लिख सकते हैं जूल्स पर सेकेंड पर मीटर केल्विन. ठीक है. अभी अगर आप भाई साहब यूनिट चेंज कर सकते हैं, जूल्स की जगह पे आप कैलोरीज लिख सकते हैं, कैलोरीज पर सेकेंड पर मीटर केल्विन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. डायमेंशंस क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके? डायमेंशंस यहाँ पे देखो, इसका डायमेंशन क्या है? एनर्जी. ठीक है. तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, और इसका डायमेंशन भाई साहब ये L हो गया, ये A हो गया. तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना? L. ठीक है. और ये T हो गया, ये हो गया T. ठीक है. ये हो गया भाई साहब आपका डेल्टा T, दैट इज थीटा. डायमेंशन में टेम्परेचर का वैल्यू थीटा. ऑलरेडी. ठीक है. ये थीटा हो गया भाई साहब आपका. ओके. तो आपका कितना हो जाएगा भाई साहब? M1 L, एक ही बचेगा यहाँ पे L. ठीक है. और यहाँ पे T माइनस 2, ये माइनस 3 हो गया, और ये हो गया थीटा रेस टू माइनस 1. ठीक है. थीटा रेस टू माइनस 1. हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, कट गया ना. ML ये कट गया ना. देखो आपका यहाँ पे डायमेंशन K का ना. देखो डायमेंशन अगर हम यहाँ पे लेंगे, इसका एनर्जी का आया ml स्क्वायर t माइनस 2. ठीक है. T का आ गया भाई साहब, हमने यहाँ पे गलत कर दिया. T का आ गया भाई साहब टाइम. ओके. L का आ गया भाई साहब, चलिए L का ले लेते हैं अपन. L और ये हो गया आपका L का स्क्वायर. तो यहाँ पे एक L बच रहा है. L स्क्वायर तो कट जाना चाहिए भाई साहब. एक मिनट. हम यहाँ पे K की वैल्यू भाई साहब, K की वैल्यू Q बाई टी इज इक्वल टू K A थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन L, है ना. ठीक है. तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? Q बाई टी इंटू L बाई A थीटा 1 माइनस थीटा 2. ठीक है. Q आपका एनर्जी हो गया ना. एनर्जी हो गया आपका M L T माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml स्क्वायर T माइनस 2. ठीक है. ये T की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? T इंटू L, यहाँ पे L हो गया, ये हो गया L का स्क्वायर, और ये हो गया थीटा. ठीक है. थीटा. सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल? हम L स्क्वायर कैंसिल. हम यहाँ पे डायमेंशन गलत दिया हुआ है यार. M L बचा ना, एक L बच गया यहाँ पे, एक L बच गया. T माइनस 2 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 3 थीटा माइनस 1. ठीक है. There are, okay. So that will be for thermal conductivity. Applications of thermal conduction. In winter, the iron chains appear to be colder than the wooden chains. Okay. For cooking the food, low specific heat and high conductivity utensils are most suitable. Low specific heat मतलब जहां पे देखो specific heat low क्यों चाहिए? क्योंकि आपका heat transfer कैसे होता है? mc delta t. ठीक है. तो specific heat capacity आपकी low चाहिए, मतलब heat transfer ज्यादा हो पाए, वरना उसको गर्म करने में बहुत ज्यादा हीट चला जाएगा. जिसका हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसको गर्म करने में ज्यादा हीट चला जाएगा. ठीक है. सो वी नीड एंड मटेरियल विच हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. आपके घरों में जो यूटेंसिल्स हैं वो लोहे के हैं कि किसके हैं?
आर दे मेड अप ऑफ एक्चुअल प्योर आयरन? नहीं होंगे। क्यों? लेकिन ये जो बड़े बड़े आपके जो रसोई होते हैं, जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, वो लोहे की कढ़ाई होती है, क्योंकि उसमें उसको गर्म करने में बहुत टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है। आइडियली फॉर कुकिंग द फूड, लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी यूटेंसिल्स आर मोस्ट सुटेबल। कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड ब्रास, whereas their handles are made up of wood or bakelite। ठीक है, जो इंसुलेटर्स हैं। आइस इज कवर्ड इन गनी बैग्स टू प्रिवेंट मेल्टिंग ऑफ आइस। गनी बैग्स मतलब गोनी होती है, उसमें आइस लेके जाते हैं। क्यों? या राख से भी कवर कर देते हैं। राख से भी आप कवर कर दोगे आइस को तो मेल्ट नहीं होगा। ठीक है। बोलते हैं ना, शिव जी कैलाश पर्वत के ऊपर राख मल के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर है। ठीक है, दैट इज बेसिकली एन इंसुलेटर। इसी तरह से जो आपका आइस है, जो गोनी होती है, जो जूट बैग्स होते हैं, दे आर इंसुलेटर। दे विल नॉट लेट द हीट कम इन एंड मेल्ट द आइस। ठीक है। वी फील वार्म इन वुलन क्लोथ्स एंड फर कोट। पानी पियेंगे चाची? ठीक है। वी फील वार्म इन वुलन क्लोथ्स एंड फर कोट। टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन अ सिंगल ब्लैंकेट ऑफ डबल द थिकनेस। ठीक है। ये क्यों है? क्योंकि बीच में एयर है भाई साहब। ठीक है। बर्ड्स ऑफन स्वेल देयर फेदर्स इन विंटर। ज्यादा एयर रहे, ठीक है, और मतलब ऐसे करके फैल के बैठते हैं वो। ठीक है, ताकि ज्यादा एयर भर सके और उससे उनको ठंडी कम लगे। ठीक है। अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड वन। क्यों? ऐसा क्यों? क्विल्ट मतलब होता है ये कंबल। कंबल नहीं, ओ कंबल तो आपने देखा रहेगा, वो रजाई, रजाई जिसको बोलते हैं अपन। रजाई नहीं, ठंडी के मौसम के इंसान नहीं हो भाई साहब आप लोग, नहीं समझ पाओगे। ओके, रजाई नहीं देखा है किसी ने? ये जो लोग नॉर्थ के हैं उन लोगों को समझ में आएगा। रजाई मतलब एक हाँ हाँ, जाड़ा होता है। ठीक है, वहां पे ठंडी बहुत पड़ती है, यहाँ पे तुम लोग कहाँ ठंडी एक्सपीरियंस नहीं करते हो। तो वो क्विल्ट जो है वो इसके अंदर बेसिकली आपका ये भरा होता है, रुई भरी होती है। इसको सिलकर भाई साहब रजाई बनाए जाते हैं, जिसको आप ओढ़कर सो जाते हैं। ठीक है। तो नया वाला ज्यादा वार्म होगा पुराने वाले से। क्यों? सिंपल है, देखो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रुई। रुई के अंदर क्या भरा हुआ है, एयर। ठीक है। धीरे 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 क्या होता है, विद प्रोलॉन्ग्ड यूजेज क्या हो जाएगा, वो पिचकने लगेगा, मतलब उसकी हवा निकलने लगेगी भाई साहब। तो वो उसमें उतना ज्यादा इंसुलेशन प्रोड्यूस नहीं होगा जितना नए में प्रोड्यूस होगा। ठीक है। अ न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन एन ओल्ड वन। थर्मल रेजिस्टेंस टू कंडक्शन, जैसे किसी भी फ्लो के ऊपर रेजिस्टेंस होता है, जैसे अगर समझ लो करंट का फ्लो है, उस पर एक रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही भाई साहब आपके हीट के फ्लो पे भी एक रेजिस्टेंस होता है। इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ हीट थ्रू। ठीक है। द कंडक्टर, व्हेन वी कंपेयर द फ्लो ऑफ हीट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू द heat current, that is rate of flow of heat. For a slab of cross sectional area A, lateral thickness L, the thermal conductivity भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका थर्मल कंडक्टिविटी K, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हुआ आपने देख लिया। ठीक है। आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस विल बी T1 माइनस T2 अपॉन IT, मतलब आपका हो गया dQ बाई dt। ठीक है, dQ बाई dt। तो T1 माइनस T2 ये हो गया भाई साहब आपका T1 माइनस T2, dQ बाई dt आपका क्या है, KA बाई L T1 माइनस T2। ठीक है, ये था, ये और ये भाई साहब आपका कैंसिल हो गया। सो दिस विल बी व्हाट, L बाई KA। तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस बेसिकली, ठीक है, thermal resistance to conduction, thermal resistance to conduction will be length of conductor upon its thermal conductivity upon A। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या हो जाएगा, L K बाई A। ध्यान दीजिए, आपका थर्मल रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, थर्मल कंडक्टिविटी जो है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 फॉर इंसुलेटर्स एंड फॉर गुड कंडक्टर्स इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी। थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी फॉर थर्मल कंडक्शन, तो आपका भाई साहब Q बाई T क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन L बाई KA। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे K में जो T1 माइनस T2 है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका हीट करंट, ये हो गया भाई साहब आपका थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज बेसिकली L बाई KA क्या हो गया भाई, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। देखो हम क्या बोलते हैं, I, जैसे हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है भाई साहब, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अपॉन अपॉन रेजिस्टेंस, ये होता है ना भाई साहब। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाई R।
तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, V1 माइनस V2 अपॉन R, दिस इज बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज dq बाई dt। इसी तरह से भाई साहब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट में, dq बाई dt या q बाई t विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, तो दिस विल बी T1 माइनस T2 अपॉन रेजिस्टेंस। अभी अभी आपने देखा थर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है भाई साहब, L बाई K इंटू A, वेर L इज द लेंथ, K इज द थर्मल कंडक्टिविटी एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये दोनों एकदम सेम ही है, ठीक है। अगर आप देखोगे दोनों में हम बात कर रहे हैं एक में बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की, ये dq बाई dt है, और एक में बात कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस से, और दोनों भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अपने रेजिस्टेंस से। ये आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका रो एल ए बाई, ठीक है, ये होगा। सो इज दिस अंडरस्टूड, ठीक है, इज दिस अंडरस्टूड भाई साहब? ओके ओके ओके। देखो जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है और यहाँ पे थर्मल कंडक्शन है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में आपके क्या दोनों एस्पेक्ट्स है, वोल्टेज डिफरेंस दैट इज V1 एंड V2, ठीक है, और ये आपका I करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आपके डिफरेंसेस क्या है, टेम्परेचर T1 एंड T2। इलेक्ट्रिकल करंट आपका I इज इक्वल टू dq बाई dt, हीट करंट आपका क्या हो जाएगा, dq बाई dt। ये dq मतलब चार्ज, ठीक है, ये dq मतलब हीट, ठीक है। I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई R, और H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई RT, ठीक है। I इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल अपॉन R, heat flow is equal to difference in temperature upon thermal resistance. This is electrical resistance. R is the electrical resistance, RT is the thermal resistance, ठीक है। R की वैल्यू क्या है, रो L बाई A, ठीक है, रो L बाई A। अभी देखो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, देखो रो L बाई A, ये आपकी क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक और चीज आती है जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा 1 बाई रो, और रो हो जाएगा 1 बाई कंडक्टिविटी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो रो L बाई A या L बाई सिग्मा ए, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू L बाई के ए, ओके। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है अगर दो चीजें आपने सीरीज में कंबाइन किया हुआ है, रॉड जॉइंट एंड टू एंड, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज L1 प्लस L2 K इक्विवेलेंट इनटू A, L1 अपॉन K1 है, L2 अपॉन K2 है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो आपका K1 A L1 K2 A L2 ये हो गया भाई साहब आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो जैसे आपका सीरीज होता है, सीरीज सर्किट होता है, सीरीज सर्किट में हम रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं भाई साहब, ऐड करते हैं, और आपके पैरेलल में भाई साहब रेजिस्टेंसेस को ऐसे ऐड करते हैं, वैसे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका R इज इक्वल टू R1, तो मतलब R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L1 बाई K इक्विवेलेंट बाई A, K इक्विवेलेंट मतलब दोनों का मिलाकर, ठीक है, प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट अपॉन A, या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो L1 बाई K K1 है, L2 बाई K2 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा भाई साहब, दिस विल बी L1 बाई K1 है, इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है, R1 बाई R2। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी भाई साहब, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, तो आपकी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितनी, K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 बाई L2, L1 बाई L1 प्लस L2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये कैसे आ गया भाई साहब आपका, देखो यहाँ पे K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस L2 अपॉन L1 प्लस L2 अपॉन K1 प्लस K2, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट देखो ना, इसको आप अगर करोगे ना, यहाँ पे क्या है, देखो पहली बात तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, L1 K1, L1 बाई K1 है, L2 बाई K2 है। समझ में आ रहा है वैसा? इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो दिस विल बी K1 K2 A, और यहाँ पे हो गया L1 K2 A प्लस L2 K1 L2 K1 A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके ओके ओके। तो आप अगर भाई साहब यहाँ पे करते हैं L1 K2 प्लस L2 K1 इंटू A अपॉन, यहाँ पे हो गया आपका K1 K2 A, ठीक है। तो ये हाँ किसमें नहीं, ए स्क्वायर क्यों होगा, नहीं मल्टीप्लाई K1 K2 और A से ना, A तो कॉमन फैक्टर हो गया ना। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आप अगर 9 और 27 ले रहे हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 27 ना। तो A तो कॉमन है ना। देखो मुझे अगर यहाँ पे K1 K2 A लेना है,
मुझे K1 से किसको मल्टीप्लाई करूं मैं? सिर्फ K2 से ना, तो ऊपर वाले को भी मैंने K2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, या ऐसा हो जाएगा, हाँ इसको रहने देते हैं, हाँ ठीक है, दिस विल बी एल, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई किया है? K2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे वाला K2A ऑलरेडी है, किससे मल्टीप्लाई किया? K1 से, तो L2 K1, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका L1 L2, तो आपका ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको, अगर अपन ने इसको यहाँ पे ऐसा रखा 1/A, ठीक है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, देखो L1 K2 प्लस L2 K1 अपॉन K1 K2, क्या ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब? ठीक है, ठीक है, ओके। अभी अगर अपन ने इसको सेपरेट आउट कर लिया तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो L1 K2 अपॉन K1 K2 प्लस L2 K1 अपॉन K1 K2, और ये है किसके साथ मल्टीप्लीकेशन मोड में? 1/A, सॉरी, ये आपका K1 K2 K2 कैंसिल, K1 K1 कैंसिल, तो L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 इंटू 1/A। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ठीक है, इसी को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, इसको अपन बोलेंगे L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, ठीक है, अपॉन भाई साहब K इक्विवेलेंट ऑफ A, K इक्विवेलेंट ऑफ A। तो अभी अगर आप देखोगे K इक्विवेलेंट अगर मुझे करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपका K इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको K इक्विवेलेंट करना है, K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन, यहाँ पे आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो अगर हमारा बहुत सारा है ऐसा, ठीक है, तो अगर K इक्विवेलेंट उसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 ऐसा करते करते Ln तक, ठीक है। यहाँ पे भी आपका L1 प्लस L2 ऐसा करते करते भाई साहब Ln तक अपॉन K1 प्लस K2 ऐसा करते करते भाई साहब Kn तक। क्या ये समझ में आ रहा है? तो समेशन ऑफ Li अपॉन समेशन ऑफ L1 बाई K1, ठीक है, समेशन ऑफ Li बाई Ki। क्या ये समझ में आ रहा है? तो आपका जो K होगा, K इक्विवेलेंट, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ Li अपॉन समेशन ऑफ Li अपॉन Ki, मतलब ये L1 प्लस L2 प्लस Ln तक, K1 प्लस K2 का Kn तक, ठीक है, ओके। इफ द लेंथ ऑफ द रॉड्स आर सेम, अगर लेंथ ऑफ द रॉड सेम हो गए तो L1 प्लस L2 की जगह पे 2L लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 की जगह पे भी 2L अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2L अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। ये ऐसे कर लो भाई साहब, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हो गया आपका L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A, ठीक है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब L बाई A को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, L बाई A K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब आपका। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है, देखो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है, ओके ओके ओके। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन भाई साहब क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट। अभी हो गया सबका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं 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 होना ही चाहिए, चलो चलो जल्दी बोले।